आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में है व्यष्टि अर्थशास्त्र। फर्स्ट है ए पॉइंट आर्थिक सिद्धांत। फर्स्ट क्वेश्चन है नैतिक अथवा मूल्य निर्णय संबंधित है। ऑप्शन बी आदर्श अर्थशास्त्र। इसकी व्याख्या है नैतिक अथवा मूल्य निर्णय आदर्श अर्थशास्त्र से संबंधित है। आदर्श अर्थशास्त्र क्या वांछनीय है तथा क्या अवांछनीय, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए का अध्ययन करता है। आदर्श अर्थशास्त्र यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार को आय कर में वृद्धि लानी चाहिए या नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है ऑप्शन धन का। इसकी व्याख्या है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों तथा विशेष रूप से अर्थशास्त्र के जन्मदाता कहे जाने वाले एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस ये 1776 में कहा कि राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच करना ही अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री है। अतः अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर धन का अध्ययन करता है। सेकंड क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्थाओं में धन माना जाता है। ऑप्शन डी आभूषण। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने धन शब्द का प्रयोग उन भौतिक वस्तुओं के लिए किया जो दुर्लभ होती है। भौतिक वस्तुएं देखने तथा छूने के गुण से युक्त होती है, जैसे कपड़ा, फर्नीचर, पुस्तक, सोना, चांदी आदि। अभौतिक वस्तुओं या सेवाओं को जिन्हें छुआ या देखा न जा सके को धन नहीं माना गया है। फिफ्थ नंबर है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। इसे एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ही पहले अर्थशास्त्री जिन्होंने बताया कि उत्पादन का मुख्य साधन श्रम है। अदृश्य हाथ का इनविजुअल हैंड का विचार इन्होंने ही दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 है। थर्ड है अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का अध्ययन है। ऑप्शन डी मार्शल ने कहा। इसकी है व्याख्या में है प्रोफेसर मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। यह व्यक्ति तथा समाज के कार्यों के उस भाग की जांच करता है जो सुख व कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। 6 नंबर है अर्थशास्त्र की किस विषय के लिए उसे गणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई। इसका है ऑप्शन डी अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। जर्मनी की ऐतिहासिक परंपरा के अर्थशास्त्रियों, अनेक समाज सुधारकों एवं राजनीतिज्ञों जैसे रस्किन, क्लाइयल वर्क आदि ने धन के विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र की कटु आलोचना की तथा इसे कुबेर का शास्त्र, गणित विज्ञान, रोटी मक्खन का शास्त्र कह के आलोचना की है। इसमें है 7 नंबर में आएगा अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाएगा। ऑप्शन ए भूमि को जोतना। अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न साधनों के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु को उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध करवाना उत्पादन माना जाता है। उत्पादन में प्राय भौतिक रूप की ही गणना की जाती है, अतः अन्य विकल्पों को छोड़कर भूमि को जोतना उत्पादन क्रिया माना जाएगा। फिर 8 नंबर
उत्पादन का अभिप्राय होता है। ऑप्शन सी उपयोगिता का सर्जन। उपयोगिता का सर्जन इसकी व्याख्या है इसमें व्याख्या में आएगा जिस क्रिया के द्वारा किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सर्जन किया जाता है उसे उत्पादन कहते हैं। 9 नंबर, अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है। यह विचार किसने प्रकट किया? ऑप्शन सी रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है। इकोनॉमिक्स इज नेचुरल बिटवीन एंड्स। यह विचार लियोनेल रॉबिन्स ने व्यक्त किया था। लियोनेल रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र संसाधनों की कमी से जो समस्याएं उत्पन्न होती है उनका समाधान करता है। फिर 10 नंबर में आएगा निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। इसकी है व्याख्या सी में आएगा रॉबिन्स की परिभाषा। अर्थशास्त्र के संबंध में एडम स्मिथ से लेकर पिगू तक अधिकांश विचारकों ने अर्थशास्त्र की यह परिभाषा दी है कि यह ऐसा विज्ञान है जो भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन करता है या फिर यह है कि यह धन का विज्ञान है। विशेष रूप से मार्शल ने इसे जीवन के सामान्य व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के द्वारा धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण तक सीमित रखा। परंतु प्रोफेसर रॉबिन्स के शब्दों में अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा विकल्पात्मक प्रयोग वाले दुर्लभ साधनों के बीच संबंधात्मक रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार रॉबिन्स की परिभाषा भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य फर्स्ट है क्लासिकल अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ, जे.बी. सीनियर, J.S. मिल आदि द्वारा दी गई परिभाषाएं या धन संबंधी परिभाषाएं। नियो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों जैसे मार्शल, पिगू, कैनन आदि द्वारा दी गई परिभाषाएं या कल्याण संबंधी परिभाषाएं। आधुनिक अर्थशास्त्री रॉबिन्स द्वारा दी गई तथा प्रोफेसर फिलिप विकस्टीड, मिसेज पॉल सैमुएलसन आदि द्वारा समर्थित दुर्लभता संबंधी परिभाषा। फिर आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा प्रोफेसर J.K. मेहता। राज्य अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोट डाला है। यह कथन किसका है? फिर 11 नंबर में आएगा आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन सी डेविड रिकार्डो से। फिर 12 नंबर है निम्न में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? ऑप्शन डी J.M. कीन्स। 13 नंबर में आएगा 13 नंबर में अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन बी सैमुएलसन द्वारा। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा सैमुएलसन ने दी है। उन्होंने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है मुद्रा के प्रयोग द्वारा अथवा मुद्रा के बिना ही किस प्रकार से मानव और समाज एक निश्चित अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ साधनों के प्रयोग को चुनते हैं और किस प्रकार उन्हें समाज के विभिन्न लोगों तथा समूहों के बीच वर्तमान तथा निकट भविष्य में उपयोग के लिए वितरित करते हैं। इसका आएगा 14 नंबर में आएगा साम्य फार्म की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए पिगू ने। साम्य फार्म की अवधारणा अर्थशास्त्री पिगू ने दी। पिगू का मत है कि यदि कोई उद्योग
सन स्थिति या साम्य की स्थिति में हो, अर्थात उसका कुल उत्पादन दी हुई मांग के संदर्भ में अपरिवर्तित हो जाए, तो आवश्यक नहीं है कि उस उद्योग की सभी फर्में सन स्थिति की स्थिति में हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ फर्में उत्पादन का विस्तार कर रही हो तथा कुछ संकुचन कर रही हो, और इन विस्तार तथा संकुचन क्रियाओं का संयुक्त प्रभाव ऐसा हो कि विस्तार प्रभाव संकुचन प्रभाव के ठीक ठीक बराबर हो। पिगू ने यह मत व्यक्त किया कि उद्योग की सन स्थिति की स्थिति में एक फर्म ऐसी हो सकती है जो स्वयं भी सन स्थिति की स्थिति में हो, जिसमें न विस्तार की प्रवृत्ति हो और न ही संकुचन की। पिगू ने इस फर्म को सन स्थिति फर्म कहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आएगा, इसमें आएगा फर्स्ट, प्रतिनिधि फर्म का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रतिनिधि फर्म एक ऐसी फर्म है जो बहुत दिनों से उत्पादन कर रही है, उसे उत्पादन क्रिया में सफलता मिली है एवं उसे बाह्य एवं आंतरिक मितव्ययताएं प्राप्त हैं तथा इसका प्रबंधन सामान्य व्यक्ति द्वारा होता है। उद्योग में 3 प्रकार की फर्में पाई जाती हैं। फर्स्ट है ऐसी फर्म जो असामान्य लाभ अर्जित कर रही है जिनमें औसत लागत औसत आय से कम है। सेकंड है ऐसी फर्में जो सामान्य लाभ अर्जित कर रही हैं जिनमें औसत लागत औसत आय के बराबर है। ऐसी फर्में जो हानि पर उत्पादन कर रही हैं जिनमें औसत लागत औसत आय से अधिक है। एक सिद्धांत है ऑप्शन डी एक परमाणक परिकल्पना। इसकी व्याख्या में आएगा, एक सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच कारण विषयक संबंध को व्यक्त करता है। वैज्ञानिक विधि द्वारा एक सिद्धांत के निर्माण में 6 सोपानों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है समस्या का चुनाव, सेकंड है आंकड़े एकत्रित करना, थर्ड है आंकड़ों का वर्गीकरण, फोर्थ है परिकल्पना का निर्माण, फिफ्थ है परिकल्पना का परीक्षण, 6 नंबर है सिद्धांत का सत्यापन। एक सफलतापूर्वक परीक्षण की गई परिकल्पना को सत्यापित अथवा प्रमाणित किया जाता है। अतः सत्यापित अथवा प्रमाणित परिकल्पना सिद्धांत कहलाता है। इसमें आएगा फिर 16 नंबर में आएगा, यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर ऑप्शन एक ही होगी। यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर एक समान होगी। इसे चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है। ये इसका चित्र है, ठीक है। ग्राफ ये डी है, ये डी डैश है, ये पी पॉइंट है, आर पी क्यू ओ एन ये एम है, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी। यह चित्र में एम एन सीधी रेखा तथा डी डैश वक्र रेखीय मांग वक्र को दर्शाता है जो पी बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। पी बिंदु पर मांग की लोच ई बराबर पी बिंदु का निचला भाग पी बिंदु का ऊपरी भाग पी एन बटे पी एम, ये आ जाएगा। अतः स्पष्ट है कि स्पर्श बिंदु P पर दोनों वक्रों की लोच एक अर्थात समान होगी। 17 नंबर में आएगी अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन है। ऑप्शन बी रॉबिन्स का। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन ने अपनी पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन रॉबिन्स का ही है। 18 नंबर, आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पेरिबस शब्द का प्रयोग बताता है। ऑप्शन बी अन्य बात स्थिर हैं। अन्य बात स्थिर हैं। फिर इसमें व्याख्या, सेटेरिस ये पेरिबस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ है यदि अन्य बातें समान रहे, जैसे उपभोक्ता विवेकशील हो, उसकी रुचि में परिवर्तन ना हो, उसका अधिमान न बदले आदि। 19 नंबर है, किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को कहा जाता है। ऑप्शन डी विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है। फिर 20 नंबर आएगा। 20 नंबर में आएगा, मक्कड़ जाल मॉडल के अनुसार स्थायी संतुलन की अवस्था किस स्थिति में प्राप्त होगी। ऑप्शन बी मांग अधिक है तथा मांग की लोच ग्रेटर देन पूर्ति की लोच। मक्कड़ जाल मॉडल के अनुसार स्थायी संतुलन की अवस्था होगी मांग अधिक है तथा मांग की लोच ग्रेटर देन पूर्ति की लोच। फिर 21 नंबर है, यदि मांग वक्र का ढाल पूर्ति वक्र के ढाल से कम है तो संतुलन की प्रकृति होगी स्थायी। फिर है इसकी व्याख्या होगी। व्याख्या में आएगा, यदि पूर्ति वक्र से मांग वक्र की ढाल संख्यात्मक तौर पर छोटी हो तो कीमत संतुलन केंद्र की ओर गति करेगी। इसके विपरीत यदि पूर्ति वक्र से मांग वक्र की ढाल संख्यात्मक तौर से अधिक हो तो कीमत संतुलन से बाहर की ओर गति करेगी। यदि पूर्ति वक्र और मांग वक्र की ढाल संख्यात्मक तौर से बराबर हो तो कीमत अपने संतुलन मूल्य के इधर गिधर गति करेगी। 22 नंबर, आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं। बी मार्शलियन दृष्टिकोण। फिर इसमें आएगा व्याख्या है 22 की, आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को मार्शलियन दृष्टिकोण कहते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक बाजार या उद्योग अलग से विश्लेषित होता है तथा बाजारों या उद्योगों के बीच अंतःकरण पर विचार नहीं किया जाता है। यह 23 नंबर, मांग एवं पूर्ति की अंतःक्रिया से कीमत निर्धारण को प्रतिपादित किया। ऑप्शन बी है मार्शल। व्याख्या, मार्शल के अनुसार वस्तु का मूल्य उस वस्तु की मांग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। वस्तु की मांग वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता पर निर्भर करती है तथा वस्तु की पूर्ति उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। मार्शल के अनुसार वह अवस्था जहां मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो वही मूल्य निर्धारित होता है। यह संस्थिति मूल्य होता है। 24 नंबर, मांग एवं आपूर्ति वक्र का विच्छेदन बिंदु निर्धारण करता है। इसमें है 24 में आ जाएगा डी संतुलन कीमत मांग तथा आपूर्ति सभी का। व्याख्या है, मांग एवं आपूर्ति वक्र का विच्छेदन बिंदु संतुलन कीमत मांग तथा आपूर्ति
सभी का निर्धारण करता है। वह बिंदु जहां पूर्ति एवं मांग वक्र एक दूसरे को विच्छेदित करते हैं बाजार संतुलन कहलाता है। फिर 25 नंबर है मुद्रा की मांग। ऑप्शन सी व्युत्पन्न मांग इसमें आ जाएगा सी का है व्याख्या। मुद्रा की मांग व्युत्पन्न मांग है मुद्रा समेत सभी उत्पादक वस्तुओं की मांग अप्रत्यक्ष मांग होती है। 26 नंबर सम की मांग कहलाती है। ऑप्शन डी व्युत्पन्न मांग उत्पादक वस्तुओं की संयुक्त मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, क्योंकि किसी साधन की मांग उस तैयार वस्तु से व्युत्पन्न मांग होती है जिसके उत्पादन में वह साधन सहायक हो। सम के लिए मांग व्युत्पन्न मांग होती है। यह उस वस्तु की मांग पर निर्भर करती है जिसके बनाने में यह सहायक हो। फिर 27 नंबर में आएगा साधनों की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, क्योंकि ऑप्शन सी है इसका उद्गम अंतिम वस्तु की मांग से होता है। फिर 28 नंबर वस्तु की पूर्ति से बोध होता है। ऑप्शन डी इसका समय की प्रति इकाई पे मूल्य विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा। फिर इसकी व्याख्या में आएगा किसी वस्तु की पूर्ति से आशय समय की प्रति इकाई एवं मूल्य विशेष प्रस्तुत वस्तु की मात्रा से है। किसी वस्तु की पूर्ति वस्तु की कीमत और उसकी उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। पूर्ति का नियम वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा तथा उसकी कीमत में संबंध को व्यक्त करता है। पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु की पूर्ति उसकी कीमत बढ़ने पर बढ़ती है तथा कीमत घटने पर घटती है। अन्य बातों के स्थिर रहने पर इस प्रकार यह नियम वस्तु की पूर्ति तथा उसकी कीमत के बीच प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। एक पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होता है। यह नीचे बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। इसका कारण यह है कि जब बहुत अधिक लाभ की आकांक्षा में उत्पादन को बढ़ाता है तो उत्पादन की लागत भी बढ़ती है। हासमान प्रतिफल के नियम के क्रियाशील के कारण उत्पादन की लागत बढ़ती जाती है। पूर्ति वक्र को सीमांत लागत वक्र से व्युत्पन्न किया जा सकता है। पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है 29 नंबर। इसमें आएगा ऑप्शन सी भारी पैंदी वाला जहाज। प्रोफेसर पीगू के अनुसार समुद्र की सतह पर पड़ा भारी पैंदी वाला जहाज स्थिर साम्य में रहता है। रखा हुआ अंडा तटस्थ साम्य या सन स्थिति में होता है जबकि एक सिरे पर खड़ा अंडा अस्थिर साम्य में होता है। फिर इसमें आएगा 30 नंबर में आएगा साम्य से अभिप्राय है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फर्स्ट है परिवर्तनहीनता की स्थिति से है। सेकंड है उस स्थिति से है जब उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। सी है उस स्थिति से है जब उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता है। साम्य किसी अर्थव्यवस्था की उस परिवर्तनहीनता की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है जिसमें उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है और वह अपने
न्यूनतम खर्च से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर रहा होता है, जिसमें उत्पादक संतुलन की अवस्था में होता है और न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर रहा होता है। इसका है 31 नंबर में आएगा। 31 नंबर में सामान्य कीमत है। ऑप्शन सी दीर्घकालीन कीमत। व्याख्या सामान्य कीमत दीर्घकालीन तथा स्थायी कीमत होती है, जबकि बाजार अल्पकालीन मूल्य होता है जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। 32 नंबर है प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया? ऑप्शन बी रैगनर फिर्स। फिर इसका है इसका सबसे पहले रैगनर फिर्स नामक अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि जैसे पदों का प्रयोग किया। व्यष्टि शब्द माइक्रोस शब्द ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ है छोटा। समष्टि शब्द भी एक ग्रीक शब्द है मैक्रो से उत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का आधार कीमत तंत्र है जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों की सहायता से कार्य करता है। ये शक्तियाँ बाजार में संतुलन कीमत निर्धारित करने में सहायक होती हैं। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र का आधार राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार और सामान्य कीमत स्तर है, जो कुल मांग और कुल पूर्ति द्वारा निर्धारित होते हैं। अन्य बातें महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र को आर्थिक विश्लेषण की प्रणाली के रूप में विकसित और संपन्न करने का श्रेय मार्शल को जाता है। फिर आर्थिक सिद्धांत में किन्स ने समष्टि अर्थशास्त्र को विशिष्ट प्रणाली के रूप में विकसित किया। फिर है 33 नंबर में आएगा। 33 नंबर में निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का संबंध संकलन की समस्या से है? ऑप्शन बी विक स्टीड का। फिर है इसका फिलिप एच विक स्टीड पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने संकलन की समस्या एडिंग अप प्रॉब्लम को सामने रखा एवं उसका समाधान प्रस्तुत किया। उस अपने उत्कृष्ट निबंध को और डिनेशन ऑफ द लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने इस समस्या का हल प्रस्तुत किया। 34 नंबर निम्नलिखित में से अर्थशास्त्रियों के किस समूह ने बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था? ऑप्शन डी एडम स्मिथ रिकार्डो, जेके गैलब्रेथ। फिर है इसकी व्याख्या में आएगा एडम स्मिथ रिकार्डो, जेके गैलब्रेथ आदि अर्थशास्त्रियों ने बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। इन अर्थशास्त्रियों को विश्वास था कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। यदि सभी इसमें विचलन होता है तो बाजार की मांग एवं पूर्ति के शक्तियों द्वारा श्वेत पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट है परंपरावादियों से किन्स का तात्पर्य रिकार्डो के अनुयायियों से था। इनमें विशेष रूप से जे.एस. मिल, मार्शल तथा पीगू शामिल हैं। किन्स के अनुसार मुद्रा मजदूरी तथा वास्तविक मजदूरी के बीच विपरीत संबंध होता है। जब मुद्रा मजदूरी गिरती है तो वास्तविक मजदूरी बढ़ती है और विलोमस भी। जबकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इनके बीच प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध माना था। यह जीन बैप्टिस्ट से जे.बी. से का बाजार नियम रोजगार सिद्धांत का आधार है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे.बी. सेज ने यह धारणा व्यक्त की पूर्ति
पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अत्यधिक उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या पैदा नहीं होती। फिर 35 नंबर, इसमें है अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसने दिया है? यह ऑप्शन बी जमशेद काई खुसरो मेहता। फिर इसमें व्याख्या, इसकी व्याख्या में आएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जे.के. मेहता, जिन्हें भारतीय दार्शनिक सन्यासी अर्थशास्त्र कहा जाता है, ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को इस रूप में व्यक्त किया। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य संतुष्टि की वृद्धि करना नहीं है, बल्कि वास्तविक सुख में वृद्धि करना है, उसे अधिकतम करना है और वास्तविक सुख की प्राप्ति इच्छाओं को अधिक रखने से नहीं, बल्कि न्यूनतम करने से होगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, प्रोफेसर जे.के. मेहता रॉबिन्स के इस बात से सहमत थे कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है, जिसका लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि है। प्रोफेसर जे.के. मेहता गीता, गौतम गांधी तथा भारतीय चिर पुरातन आदर्शों से प्रभावित थे। उन्होंने इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है बताया। उन्होंने मस्तिष्क के संतुलन को सुख तथा मस्तिष्क के असंतुलन को दुख बताया तथा असंतुलन के कारण मस्तिष्क में चल रहे द्वंद्व में होने वाली कमी को आनंद बताया। अर्थशास्त्र में दुर्बलता संबंधी दृष्टिकोण का प्रतिपादन लॉर्ड रॉबिन द्वारा किया गया। फिर प्रोफेसर पीगू के अनुसार अर्थशास्त्र प्रकाश दर्शक विज्ञान न होकर कि एक फलदायक विज्ञान है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ, जे.बी. से सीनियर, जे.एस. मिल आदि द्वारा दी गई परिभाषा को धन संबंधी परिभाषा कहते हैं। फिर इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। यह ऑप्शन जे.के. मेहता द्वारा। फिर है 37 नंबर में आएगा। 37 नंबर में लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए अमेरिकी गणितज्ञ डेंट जिंग को। यह अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कुछ पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए सीमित साधनों का विभिन्न क्षेत्रों में आवंटन करने की है। अर्थशास्त्रियों ने सीमांत विश्लेषण द्वारा इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया, किंतु सीमांत विश्लेषण की अनेक कठिनाइयों के कारण यह व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने में सहायक सिद्ध नहीं हुआ। सीमांत विश्लेषण की इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 1946 में अमेरिकन गणितज्ञ डी.वी. डेंट जिंग ने रेखीय परियोजना का विकास किया। रेखीय परियोजना एक ऐसी तकनीक है जो निश्चित प्रकार की समस्याओं, विशेषकर उत्पादन की समस्याओं के समाधान के लिए जटिल गणित का प्रयोग करती है। बी ऑप्शन इसका वो बी है, बी पार्ट उपभोक्ता व्यवहार। फर्स्ट क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है। यह वस्तु है। इसमें है ऑप्शन डी में आएगा।
जब वह एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ खरीदता है तो उसकी कुल उपयोगिता में आया परिवर्तन। व्याख्या, एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से उसकी कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे 2 सेबों की कुल उपयोगिता 35 यूटिल है, 3 की 45 यूटिल। इस प्रकार तीसरे सेब की सीमांत उपयोगिता 45 माइनस 35 बराबर 10 यूटिल है। एक वस्तु की n इकाइयों की कुल उपयोगिता यूटी में से n-1 इकाइयों की कुल उपयोगिता को कम करने से n इकाई की सीमांत उपयोगिता mu प्राप्त होगी। फिर इसमें सेकंड में, अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय स्थानापन्न वस्तुएं हैं, इसलिए दूध के मूल्य वृद्धि से हमें आशा करनी चाहिए कि यह होगा। ऑप्शन डी, चाय के मांग वक्र में एक प्रकार की ओर खिसकाव। यह स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग की जा सकती है क्योंकि वे समान आवश्यकता अथवा उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। उदाहरण के लिए कोका कोला व पेप्सी, कोका मक्खन व जैम, चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। यदि दो वस्तुएं स्थानापन्न हैं तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि दूसरी वस्तु की मांग बढ़ा देगी। ये इसका ग्राफ है। दूध का मूल्य, चाय की मात्रा, यह 0 और यह Q1 Q2, यह X E1 E2 D है। फिर है P1 P2 Y है। फिर चित्र में अक्ष X पर चाय की मात्रा तथा अक्ष Y पर दूध के मूल्य को दिखाया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि स्थानापन्न वस्तुओं में जब दूध की कीमत 0 और P1 से बढ़कर OP2 हो जाती है, तब चाय की मात्रा भी 0 Q1 से बढ़कर 0 Q2 हो जाती है। स्थानापन्नों के प्रति मांग वक्र का ढाल धनात्मक होता है। फिर 3 नंबर में आएगा, एक उपभोक्ता की बजट रेखा का एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना दर्शाता है कि ऑप्शन सी है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है। यह एक उपभोक्ता की बजट रेखा का एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना उपभोक्ता की क्रय शक्ति अथवा आय में हुई वृद्धि को दर्शाता है। इसे चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें है ग्राफ, ये X वस्तु, ये Y वस्तु, ये L लाइन है, ये N लाइन है, ये B और ये P, ये 0। फिर रेखा चित्र में प्रारंभिक बजट रेखा BL है, जिससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता X की OL और Y की OB मात्रा खरीद सकता है। अब यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाए परंतु मूल्य पूर्ववत रहे तो नई बजट रेखा PN पुरानी बजट रेखा BL के समांतर होगी। दायित्व है कि
आय में परिवर्तन की स्थिति में नई बजट रेखा का ढाल पुरानी बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है, अर्थात दोनों बजट रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। फिर है गिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऑप्शन बी ऋणात्मक होता है। इसकी व्याख्या गिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, अर्थात ऐसी वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ने पर वस्तुओं की मांग घटती है, जबकि सामान्य वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव धनात्मक होता है, अर्थात ऐसी वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ने पर वस्तु की मांग भी बढ़ती है। फिर गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? ऑप्शन डी है निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी। निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा वस्तुएं दो प्रकार की होती है। सामान्य वस्तुएं निकट कोटि की वस्तुएं निकृष्ट कोटि की वस्तुएं भी दो तरह की होती हैं। ए कम निकृष्ट और बी है अति निकृष्ट। गिफिन वस्तुएं एक विशिष्ट प्रकार की निकृष्ट वस्तुएं होती हैं, जिनके संबंध में आय प्रभाव के प्रबल रूप से धनात्मक होने के कारण मूल्य प्रभाव की धनात्मक हो जाता है। नोट, यहाँ आय प्रभाव धनात्मक होने का संदर्भ वस्तु के मूल्य में कमी होने से लिया गया है, ना कि व्यक्ति की आय बढ़ने से। फिर है 16 नंबर गिफिन वस्तु के लिए एंजेल वक्र है। ऑप्शन डी ऋणात्मक ढाल वाला होगा। फिर इसमें व्याख्या में होगा गिफिन वस्तुओं अथवा निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में एंजेल वक्र है। एंजेल वक्र का स्वरूप ऋणात्मक ढाल का होता है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है। चित्र में गिफिन वस्तुओं का एंजेल वक्र पीछे की ओर मुड़ा हुआ है। ये एंजेल कर्व यो है क्वांटिटी Q1 Q2 Q3 और यह है इनकम है 300 400 500। फिर इसमें इसकी व्याख्या है सामान्य तथा विलासिता की वस्तुओं के लिए एंजेल वक्र ऊपर की ओर उठा हुआ अर्थात धनात्मक ढाल का होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि जो आय में वृद्धि होती है उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है।